नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की बात आपसे करेंगे जो देश की रक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी खबरें हमारे आस पड़ोस की भी हैं, पाकिस्तान की भी है, बांग्लादेश की भी हैं, और वाकई ऐसी खबरें जिनसे भारत को चिंता होनी चाहिए। तो उन पर हम एक एक करके बात करें। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल एस बी अस्थाना साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत अस्थाना साहब आपका। मेजर जनरल ए के सिवाच स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भी। और एयर कमोडोर ए एस बैल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। सर, शुरुआत एक खबर से ऐसे कर रहे हैं जिसकी अगर इस खबर की सच्चाई जो है वो सामने आ जाए तो मुझे लगता है कि भारत को एक और मोर्चे के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने कई बार इस प्रोग्राम में बात की है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर जाता जा रहा है। अब ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये स्वराज मैगजीन ने एक खबर छापी। हम इसको आज कैरी कर रहे हैं और इसकी जो डिटेल्स इस खबर में दी गई हैं आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। बांग्लादेश से आ रही खबर। बांग्लादेश के जो ये सरकार के एडवाइजर कहिए, चीफ कहिए, मोहम्मद यूनुस, इनका रुख भारत को लेकर के कभी पॉजिटिव नहीं रहा। ये तो एक साल में पूरा भारत जान चुका, दुनिया देख चुकी। लेकिन इनका दिमाग इतनी खतरनाक प्लानिंग भी कर सकता है, ये शायद पहली बार पता चलेगा। खबर यह आ रही है कि मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे भारत का पूर्वी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। और यह प्लान इन्होंने उस वक्त बनाया जब भारत पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में उलझा हुआ था। मोहम्मद यूनुस दरअसल ये चाहते थे कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर तनाव पैदा हो जाए। इसके लिए इन्होंने किसको चुना? बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी, जो हमारी बीएसएफ की तरह है वहां पर। और इनका निर्देश यह था कि बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश का है वो सीमा पर ऐसी पोस्चरिंग करे जिससे कि उसके और बीएसएफ के बीच पे तनाव पैदा हो। इसके लिए इन्होंने बाकायदा आर्मी को भी बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और ये सीधे निर्देश मोहम्मद यूनुस की तरफ से उनके बॉर्डर गार्ड्स को दिए गए। यूनुस चाहते थे कि भारत के साथ सीमा पर कोई झड़प हो जिससे तनावपूर्ण हालात बन जाए और बांग्लादेश में राष्ट्रवाद एक बार फिर चरम पर आ जाए। बांग्लादेश के अंदर जिस किस्म का विरोध अब होने लगा है मोहम्मद यूनुस का, सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं, जल्द चुनाव कराने की मांग सेना भी कर रही थी और पार्टियां भी कर रही थी। इस सब के बीच ये प्लान बनाया मोहम्मद यूनुस से ताकि उनकी टेंशन कम हो सके और भारत के साथ टेंशन बढ़ जाए और ये लंबे वक्त तक सत्ता में रह सके। अब ये बड़ा क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। इन पर दबाव था कि दिसंबर तक चुनाव कराएं, इन्होंने मना कर दिया। अब इन्होंने अगले साल अप्रैल की डेट दी है। इनका बस चलता तो ये वो भी ना करते। लेकिन मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग ठीक वैसी ही थी जैसा प्लान पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर बनाता है। पहलगाम के जरिए जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध में झोंका और बदले में फील्ड मार्शल बनकर पाकिस्तान का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। गनीमत यह है कि मोहम्मद यूनुस की इस प्लानिंग की जानकारी जैसे ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमा को मिली, उन्होंने तुरंत अपने एयरफोर्स चीफ को और नेवी चीफ को बुलाया, दूसरे आर्मी जनरल्स को बुलाया और उन्होंने इस पर बात की और उन्होंने साफ साफ मैसेज कन्वे कर दिया मोहम्मद यूनुस को कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। खबर तो यह भी है कि उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लिए हालात बहुत खतरनाक बन जाएंगे और बांग्लादेश की सेना किसी भी स्थिति में भारत की सेना से जूझने की उसका अस्तित्व वैसा नहीं है, उसकी शक्ति वैसी नहीं है। आर्मी चीफ के खुले विरोध की वजह से मोहम्मद यूनुस का यह एंटी इंडिया प्लान कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसकी जो टाइमलाइन बताई गई है उसमें खबर में लिखा है कि यह पहले इन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा एक और लेफ्टिनेंट जनरल जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश की सेना में, वो भी इस प्लान में मोहम्मद यूनुस के साथ आ गए थे। और फिर इसके बाद इन्होंने इसकी चर्चा कुछ मिड लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, कर्नल एंड अबव, उनके साथ ये चर्चा की जो इनको लगता था कि थोड़ा इस्लामिक बेंट ऑफ माइंड के हैं और वो मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते हैं। उन लोगों ने भी इस बात के लिए हामी भरी और फिर उन्होंने ये कहा कि सेना के अंदर से दबाव बनाया जाए, आर्मी चीफ को भी इस पूरे प्लान में शामिल कर लिया जाए। बात आर्मी चीफ के पास पहुंचती है। आर्मी चीफ को पूरा प्लान बताया जाता है कि मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान भारत के साथ कुछ टफ पोस्चरिंग करे बॉर्डर गार्ड्स हमारे, जिससे भारत का जो पूर्वी फ्रंट है वो भी एक्टिव हो जाए। इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमा पर जंग जैसे हालात में है, ऐसे में वो पूर्वी बॉर्डर पर उस ताकत के साथ नहीं आ सकता। लेकिन वकरुज्जमा को जैसे ये प्लान पेश किया गया उन्होंने साफ इनकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को यह भी कहा कि बॉर्डर गार्ड सीधे मुझे रिपोर्ट करते हैं, आप उन्हें सीधा कोई निर्देश नहीं देंगे। और यह बात इन्होंने बॉर्डर गार्ड्स को भी कन्वे कर दी कि आप किसी और से ऑर्डर नहीं लेंगे, आप वही काम करेंगे जो मैं कहूंगा।
तो अगर ये आर्मी चीफ अगर इतनी टफ स्टैंड ना लेते तो क्या मोहम्मद यूनुस भारत के साथ कोई छोटी मोटी जंग का इरादा भी रखते थे? आखिर ये हासिल क्या करना चाहते थे? इतना तो क्लियर है कि ये अपनी जो देश के अंदरूनी हालात से जूझ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ट्रेड नीचे जा रहा है, भारत ने भी ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटीज हैं बांग्लादेश के लिए वो बंद कर रखी हैं। ओवरऑल जो एक खास तौर पर टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश दुनिया का बना हुआ है, उसके एक्सपोर्ट्स में भी लगातार गिरावट आ रही है। और ये सब मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बातें हैं। तो उनका आइडिया था कि इन सब चीजों से ध्यान हटे और एक राष्ट्रवाद की लहर बांग्लादेश में उभर जाए, जिसके हीरो वो खुद बन जाए और भारत को उसका विलेन बना दिया जाए। अब मैं शुरुआत करना चाहता हूं जनरल रॉय से। सर, ये खबर अभी एक पत्रिका ने छापी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब ये मैं कैविएट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। लेकिन मोहम्मद यूनुस कोई भारत के हितैषी तो नहीं है, इसमें तो अब कोई शक नहीं है, मगर वो इतनी दूर तक जाएंगे, बॉर्डर गार्ड्स को इन्वॉल्व करें, आर्मी चीफ के सामने कोई प्लान पेश करें, अगर ऐसा है तो ये आदमी बड़ा खतरनाक है। सौरभ, ऐसे है कि बांग्लादेश के लिए इस प्रकार की सोच जो है वो खुदकुशी करने के बराबर है, क्योंकि बांग्लादेश को ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो इस तरह का जो पाकिस्तान वाला मॉडल है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए आप किसी देश के साथ अपनी दुश्मनी दिखाओ और उससे आपके देश में एक नेशनलिज्म की लहर उठ जाएगी, बांग्लादेश की ये सोच ही गलत है, शुरू से ही गलत है। वो इसलिए कि बांग्लादेश की हालत वो नहीं जो पाकिस्तान की हालत है। पहली बात तो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के हिसाब से, दूसरा ये कि अगर आप देखो बांग्लादेश की जो लोकेशन है कितनी वल्नरेबल है किसी प्रकार के सिक्योरिटी खतरे से। इनका बॉर्डर सिर्फ हिंदुस्तान से है और दूसरा इनका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल में आता है। इनके म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है मुश्किल से 300 के लगभग या उससे कम ही है, थोड़ा सा इतना लैंड बॉर्डर उनका सिर्फ पड़ता है म्यांमार के साथ। तो अगर इनकी लोकेशन को देख करके हम एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत हार्डकोर एनालिसिस नहीं, एक करसरी तौर पे या ऊपरी तौर पे भी अगर देखें तो बांग्लादेश की वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका इस तरह का सोच कि हिंदुस्तान के साथ ये दुश्मनी करके वहाँ पे अपनी नेशनलिज्म जगा के वहाँ रह पाएगा, अपने देश के हालात को ऊपर उठा पाएगा, ये सोच ही बिल्कुल बिल्कुल मतलब भरी पड़ी है कमियों से ये। तो मुझे लगता है कि ये खबर उठी होगी किसी न किसी वजह से, और हमें मालूम है कि ये बांग्लादेश की यूनिस ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो आगे आने वाली भी हमसे बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रख सकती है, लेकिन उनकी एक कंपल्शन है, उनकी एक मजबूरी है कि दोस्ती चाहे ना रखें लेकिन दुश्मनी रखना जो है उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खबर में किसी प्रकार की सच्चाई आगे। खबर ये कह रही है सर कि ये चाहते थे मोहम्मद यूनुस की ये सारा मामला उनके बॉर्डर गार्ड्स और भारत के बीएसएफ के बीच रह जाए, उससे ऊपर एस्केलेट ना हो। लेकिन ये आर्मी चीफ का सपोर्ट इसलिए चाहते थे क्योंकि एक तो बॉर्डर गार्ड्स उनको रिपोर्ट करता है, हमारी बीएसएफ हमारी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, अंतर है, उनके यहाँ सेना को रिपोर्ट करती है। और वो चाहते थे कि कुछ आर्मी यूनिट्स जो हैं वो बैकअप के लिए उनके बॉर्डर गार्ड्स के पीछे भी रहें कि मामला अगर आगे बढ़ता हो तो। अच्छा, आगे खबर ये भी कह रही है कि इसके लिए इन्होंने सबसे पहले कंसल्टेशन किया अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से। अब ये भी एक टेंटेड आदमी है जिसको इन्होंने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया हुआ है। और दूसरा आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, इनके साथ मिलकर इन्होंने बात की, जमाते इस्लामी के एलिमेंट्स को साथ में लिया। और वहां पर जब तख्ता पलट पिछले साल हुआ तो जो उसमें स्टूडेंट्स यूनियंस इन्वॉल्व थी, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी के लोगों को जातीय नागरिक पार्टी, सिटीजन पार्टी जी, उनके कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने जो है अपने साथ लिया था। लेकिन ये अच्छा, इसमें ये भी कहा है इन्होंने कि एक ढाका ब्रिगेड है, 46th इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ढाका में रहती है, 111 जैसे जी, और उसके कर्नल रैंक ऑफिसर्स जो थे वो इनके साथ इस प्लान में शामिल थे और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप आर्मी चीफ के पास जाकर के ये प्लान उनके सामने जो है वो पेश कीजिए। और पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स, क्योंकि हमारा सारा ध्यान इधर वेस्टर्न फ्रंट पर रहा तो उधर हो सकता है कुछ और वहां गतिविधियां नहीं हो। रिपोर्ट ये कह रही है कि बॉर्डर गार्ड्स जो था बांग्लादेश का, उसने कुछ वहां पर टफ स्टैंड या टफ पोस्चरिंग करने की बीएसएफ के सामने कोशिश भी की। इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, छोटी मोटी झड़प उनके बॉर्डर गार्ड्स और हमारे बीएसएफ के बीच में पहले भी हुई है, कई बार मामला काफी आगे बढ़ गया, जाने भी गई है, लेकिन ये रेयर केसेस है। इसके में इस बीच में उनको सीधे ये भी बताया गया है कि आर्मी चीफ को भी बॉर्डर गार्ड्स के चीफ को फोन करके कहना पड़ा कि थोड़ा ठंडे हो जाओ, जरूरत नहीं है आपको इतनी गर्माहट सीमा पर दिखाने की। अब ये प्लान सर, मस्ताना साहब,
देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ों का इसका अगर हम विश्लेषण करें तो ये प्लान जो है सिर्फ इसी का नहीं है, यूनुस का ही प्लान नहीं है। ये जाहिर है कि ये प्लान पाकिस्तान की तरफ से भी गया होगा और उनकी भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से अगर बांग्लादेश बॉर्डर एक्टिवेट होता है तो शायद भारत का अटेंशन जो है डाइवर्ट होगी। यूनुस को ये प्लान क्यों समझ में आ रहा है या क्यों उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ आसिफ मुनीर ने किया, पाकिस्तान ने किया कि एक नेशनलिज्म की जो भावना है उसको भड़काने के लिए अगर बॉर्डर पर कुछ तनाव हो जाता है और तनाव से ये लगता है कि नहीं भारत हमारे ऊपर हमला करेगा वगैरह वगैरह, ये नैरेटिव चलाया जाता है, तो शायद लोग एक साथ हो जाएं और जितने प्रदर्शन हो रहे हैं इलेक्शन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर वो शायद साइडलाइन हो जाएं। तो ये लालच उनके दिमाग में रहा होगा। जाहिर है कि जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते और वो वहाँ पर उन्हें रखा गया है, वो अपने आप मुझे नहीं लगता कि वो अकेले ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, या जो उनको वहाँ पर लाने की भी एक व्यवस्था जो है वो एक प्लान के तहत है, चाहे वो प्लान अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो प्लान अभी पाकिस्तान के थ्रू हो रहा हो, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट करने की कि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही बॉर्डर्स में भारत को थोड़ा सा तनाव महसूस हो। तो ये एक आप कह रहे हैं पाकिस्तान की मिलीभगत हो सकती है बिल्कुल, आइडिया भी वहां का है और इंस्टिगेशन भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्हें झेलना पड़ेगा, इसलिए वो शायद पीछे हट गए। और अगर उन्हें झेलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है, जैसा कि मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बांग्लादेश की सिचुएशन और पाकिस्तान की सिचुएशन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बांग्लादेश की डिपेंडेंसी भारत के साथ जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर हम पानी बंद कर दें बांग्लादेश का, 2 मिनट नहीं रह पाएंगे वो, उनकी तो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग हो रखी है। और भारत की जो सारी नदियां यहाँ से जाती हैं, सारा बॉर्डर इधर से है, चारों तरफ से भारत ही है उसमें, बांग्लादेश के चारों तरफ। तो भारत बांग्लादेश जो है वो ऐसी हिमाकत कर नहीं सकता है, और अगर अपने आप तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको शायद उकसाया जा रहा है। और यूनुस जो है वो जितने भी एक्शन उन्होंने अभी तक लिए हैं, चाहे वो एंटी हसीना थे, वो किसी ना किसी के बिहाफ पे लिए हैं। और खुद तो उनकी लालच है ही कुर्सी का, सत्ता का लोभ तो है उन्हें, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इलेक्शन भी नहीं कराना चाह रहे हैं। और अगर आप देखिए कि अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो एक और बहाना मिल जाता है कि देखिए अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, अब डिस्टर्बेंस है इसलिए अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन को और आगे बढ़ा दिया। सर, इलेक्शन को लेकर ये कितने सीरियस हैं ये तो 2 खबरों से पता चल जाता है। जमाते इस्लामी पर से बैन हटा देना, वो इलेक्शन लड़ ले, और अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को बैन कर देना, जिसका आज भी 30% 35% वोट है वहां पर, जो वहां लोकल पोल्स हुए उसके मुताबिक। तो आप वहां की सबसे पॉपुलर पार्टी को इलेक्शन में नहीं जाने देते, फिर आप कहते हैं कि हम चुनाव कराएंगे फ्री एंड फेयर। 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट, महंगाई रेट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। स्ट्रीट वायलेंस हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मॉरल पुलिसिंग, जो इनके जो कट्टर पंथियों की जो ब्रिगेड्स हैं वो सड़कों पर निकलती हैं, मॉरल पुलिसिंग करती हैं। इस सबसे बांग्लादेश अभी जो है वो जूझ रहा है। मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं बांग्लादेश का ही। ये जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसकी स्टूडेंट्स विंग, इसका नाम है बांग्लादेश स्टूडेंट लीग, इसे भी बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। इस विंग के जो अध्यक्ष हैं सद्दाम हुसैन, इन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार पर काफी आरोप लगाए। सुनिए। Right now, the aim of the current government is making Bangladesh a religious state. You know that the religion-based identity is getting priority by this government, and other, you know that the minorities, whether it is Hindus, Buddhists, Christians, and the indigenous people of Bangladesh, they are, you know that they are in a situation where there is no security of their life. Many people have been killed, their house has been looted. Basis ideology principle of this government is thinking the minorities and other people as a second-class citizen as per their beliefs. Peoples are getting attacked for their religious identity, and he are saying that those are the supporters of Bangladesh Awami League, those are the supporters of those political parties.
ये साफ कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश को अब एक धर्म पर चलने वाला देश, इस्लाम पर चलने वाला देश बनाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है इस आड़ में कि ये इस पार्टी के या उस पार्टी के लोग हैं। लेकिन दरअसल जो निशाना है बांग्लादेश की सरकार का, वो वहां की जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें खासतौर पर हिंदू हैं, वो उनका मुख्य निशाना, ये और कोई नहीं, खुद एक मुसलमान और अवामी लीग का लीडर जो है वो बात कह रहा है। और ये बात जब वो कह रहा होगा तो वो खुद बहुत खतरा मोल ले रहा होगा ये बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हिम्मत की बांग्लादेश में ये बात कहने की। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 3 साल रहा था ढाका के अंदर, और उधर की पॉपुलेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो बहुत ही लिबरल पॉपुलेशन है। हमारे मन में जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं, एक कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट सा एटीट्यूड हमारे मन में आता है, जबकि वहां पे विमेन लिबरेशन भी काफी है। और जो जमात इस्लामी है, जो मेनली आईएसआई के साथ कनेक्टेड है, उसका सिर्फ 10 to 12% ही होल्ड है पूरी पॉपुलेशन में। लेकिन क्योंकि ये वायलेंट पार्टीज होती हैं, ये वायलेंटली फॉलो करती हैं इस्लाम को, तो इनका होल्ड फियर का होल्ड होता है रादर देन प्यार का होल्ड होता है। तीसरी चीज आती है, जब ये आए थे यूनुस, अगर आपको याद हो, इनको एक सेवियर की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो प्लेटफॉर्म था जिसने रिजर्वेशन के अगेंस्ट इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की थी, इतने सारे अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा था सड़क के ऊपर, उस समय सबको लग रहा था कि ये आके सिचुएशन को संभालेगा, इसको तो नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये सब कुछ देखने के बाद पर इसको क्या लगा कि मैं आइकॉन बनूं। और आइकॉन बनने का क्या मतलब है? आइकॉन बनने का यह मतलब है कि यह चाहता है कि मैं लंबे समय तक रहूं पार के अंदर, सत्ता के अंदर। और उसी के साथ अगर आप लिंक, मैं 30 सेकंड्स और लूंगा, उसी के साथ लिंक करें तो नेशनल सिटीजंस पार्टी जो कि वो स्टूडेंट्स की है, वो चाहती है ये 5 साल तक रहे, क्योंकि तब तक वो ऊपर आ जाएंगे। और आखिरी चीज जो इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आए, इनके रिलेशंस ना केवल जमात इस्लामी के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, लाल मनोहर हट जो इन्होंने वहां पे फोकस किया, वहां चीनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आई, पाकिस्तान की आईएसआई भी आई, और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ है। तो कहीं ना कहीं इनका एम ये रहता है कि भारत के अगेंस्ट अगर वो रहेंगे तो पूरी कंट्री को यूनाइट करके वो लंबे समय तक रह सकते और ये हीरो बने रहेंगे। अच्छा, इन्होंने अभी ईद पर जो भाषण दिया था उसमें इन्होंने जुलाई डिक्लेरेशन की बात की, ये भी खबर बनी है। जुलाई डिक्लेरेशन क्या है? ये वही जब पिछले साल अगस्त में वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, तो ये जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, इन्होंने ये जुलाई डिक्लेरेशन ये शब्द इस्तेमाल किए थे, और उसका मुख्य मकसद है 1971 के बाद, आजादी के बाद जो बांग्लादेश का एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना, पूरी तरीके से हटा देना, उसमें फेरबदल नहीं, उसको बदल ही देना। और अभी आपने अवामी लीग के स्टूडेंट लीडर को बोलते हुए सुना कि ये चाहते हैं कि एक इस्लामी शासन वो बांग्लादेश के अंदर आ जाए। लेकिन इसके लिए भारत से वैर लेना जरूरी है इनको, जनरल साहब? देखो, 2 बातें हैं। एक तो पहले ये समझें कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है क्या। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है एक प्रकार से बीएसएफ की तरह नहीं है, वो एक असम राइफल की तरह है। उसके ऑफिसर जो हैं वो आर्मी से आते हैं, और बाकी जो बांग्लादेश के अंदर जो असली पावर है वो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश में ज़्यादा है, क्योंकि बॉर्डर गार्ड करते हैं भारत का भी और करते हैं और बेसिकली म्यांमार का भी। और जो इनकी फ़ौज है वो कंटोनमेंट में है, अंदर पूरे देश को इन्होंने कंटोनमेंटों में के हिसाब से बांटा हुआ है। मगर अब बात आती है कि ये जो हालात अब बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर क्या चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? देखो, मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि जितनी देर तक वो रह सके वो उसको फ़ायदे में। वो कब रह सकते हैं? क्योंकि इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है वहाँ पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, क्योंकि शेख हसीना की जो अभी भी पार्टी है उसके अंदर 30% के करीब लोग साथ हैं। उसको भी बैन कर दिया, उसकी स्टूडेंट यूनियन को भी बैन कर दिया, जमात इस्लामी को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई स्टूडेंट्स की, उसको भी उठा रहे हैं। तो ये सच्चाई करने का मकसद एक ही था कि वो एक प्रकार नेशनलिस्ट भावना को उपजाएं, मगर उसको ये नहीं ध्यान रहा कि जो जनरल जमान हैं वो एक तो जो फौज के लीडर होने के कारण चीफ होने चाहिए, वो कमांड करते हैं जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को। सेकंड, वो एक बहुत बैलेंस है, क्योंकि जो ये मोहम्मद फैजुर रहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो QMG हैं, वो चैलेंज कर रहे थे उनकी अथॉरिटी। वो चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस चाहते हैं उसको चीफ बनाया जाए, मगर वो बात उनकी फेल होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये जो जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं क्या वो भारत के साथ रिलेशनशिप ज्यादा खराब कर सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको बोला जाता
जाता है इंडिया लॉ कंट्री, क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल से लेके खाना पीना और आपका बिजली सारी तो भारत से जाती है। अगर भारत के साथ उसके ज्यादा रिलेशन खराब हो गए तो उसकी इकोनॉमी, जो कि इन्फ्लेशन रेट 10% है, वो और भी जाएगा। मगर वो क्या करना चाहते हैं कि टेंशन क्रिएट करें भारत के साथ, जिसके कारण एक नेशनलिस्ट मूवमेंट आए और उनका जो रहने का एक प्रकार दाव है वो ज्यादा लंबा है और डाइवर्ट हो जाए अटेंशन। ये इनकी एक सोची समझी साजिश है। कितना सक्सेसफुल होते हैं वो समय बताएगा, मगर उनका सबसे बड़ा रोड़ा है जनरल जमान। जी हाँ, जनरल जमान जो है उन्होंने ये प्लान जो है इसको फाइल किया है। पाकिस्तान की सरकार से जो उनका एक आर्थिक सर्वे पेश किया गया है बजट से पहले, जो हमारे यहां भी होता है, इसमें कुछ हैरान करने वाली डिटेल्स हैं, कुछ आंकड़े। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो अपने चरम पर है, लेकिन वहां की सरकार जनता पर पैसे खर्च करने के बजाय हथियारों पर पैसे लुटा रही है, सेना पर पैसे लुटा रही है। पाकिस्तान ने साल 2025-26 के बजट में अपने रक्षा का खर्च जो है, डिफेंस बजट, उसको 20% बढ़ा दिया है। 2.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके रक्षा बजट पाकिस्तान का अब 2.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 20% डिफेंस बजट बढ़ गया। लेकिन यह हाल तब है जब पाकिस्तान में भूखमरी के हालात हैं। लेकिन शहबाज सरकार ने अपने ओवरऑल खर्च में 7% की कटौती की है। मतलब टोटल बजट 7% नीचे आ गया। यह भी अनोखा ही है, यह भी उन्होंने बांग्लादेश में ही होती है, पाकिस्तान में हो सकती है। हर देश का बजट बढ़ता है, हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, बजट भी बढ़ता है। कोशिश ये होती है आपका बजट महंगाई से ज्यादा बढ़े ताकि कुछ आपके हाथ में बचे। लेकिन वहां 7% बजट डाउन हो गया ओवरऑल, लेकिन डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जनता कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन वहां की सरकार हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। दुनिया भर में इनके लोग जाकर के वहां से नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह बजट अगले 1 साल के लिए तैयार किया गया है। तो पाकिस्तान का ये जो रक्षा बजट है, क्या पाकिस्तान की कुछ तैयारी इसी साल भारत के साथ दोबारा कुछ करने की भी है, उलझने की भी है? सवाल यह है कि पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज इतना ज्यादा है कि वो किसी भी वक्त कंगाल हो सकता है। ऐसे में रक्षा बजट में बढ़ोतरी साफ बताता है कि पाकिस्तान अभी भी केवल और केवल जंगी जुनून में जी रहा है। केवल 6 दिन का ऑयल रिजर्व पाकिस्तान के पास बाकी है, केवल 6 दिन का। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 650 बिलियन के ऊपर है। पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लोन पर चलता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो ओवरऑल गरीबी है उसकी दर आप जानते हैं कितनी है? 44%। 44% ओवरऑल गरीबी है पाकिस्तान में। मतलब 100 में 44 आदमी गरीब है। यह डेटा अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। उसी वर्ल्ड बैंक ने जो भारत के लिए डेटा जारी किया है वो बताता है कि भारत में अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो पिछले 11 साल में 27% से घट करके 5.3% आ गई। ओवरऑल पॉवर्टी रेट भारत का वो करीब 17% के करीब है। ये जो मैंने आपको 5.3 वाला एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला बताया, ये मतलब जो लोग $3 से $250 से कम जो लोग प्रतिदिन कमाते हैं उनकी मैं तादाद आपको बता रहा हूं। ऐसे 27 करोड़ लोगों को भारत ने 11 साल में गरीबी रेखा के ऊपर निकाल लिया। 27 करोड़ लोग। ये 27 करोड़ लोग पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज्यादा हैं, जिनको भारत ने गरीबी रेखा के ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। किसी भी देश की कोशिश होती है मेरी जीडीपी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हमारी जीडीपी 6.5% पर बढ़ रही है, जो भारत के अपने पोटेंशियल के हिसाब से भी लोग कहते हैं कि कम है। इसको 8% के करीब होना चाहिए और हो सकती है 8% के आसपास। पाकिस्तान की ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.6% है। जितना छोटा देश, जितना बेस कम है, उसके पास ग्रो करने का उतना पोटेंशियल होता है। पाकिस्तान केवल 2.5% पर अपनी जीडीपी को बढ़ा रहा है। गरीबी, हर साल गरीबी रेखा के नीचे 20 लाख लोग जा रहे हैं। उसके पास 20% रक्षा बजट बढ़ाने के लिए पैसा है। ओवरऑल बजट 7% नीचे घटा दिया शहबाज सरकार ने। और वहां का जो स्वास्थ्य बजट है, कौन सा देश ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान ने अपने स्वास्थ्य बजट में 40% की कटौती की है। इस साल के स्वास्थ्य बजट में 40% की कटौती पाकिस्तान ने की। इसका क्या मतलब है? इस देश को अपने लोगों की परवाह ही नहीं है। यह बात इनके फील्ड मार्शल के दिमाग में क्यों नहीं आती कि मेरी आवाम जो है वो, मेरी जनता जो है वो भुखमरी की कगार पर है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ध्यान किस तरफ है? शहबाज सरकार का फोकस कहां पर है? केवल जंगी जुनून में हथियार खरीदो अलग अलग मुल्कों से जाकर के।
अब चीन से हथियार, चीन किसी को, हमारे मेहमान एक दिन बता रहे थे, चीन तो ऐसा देश है किसी को 1 रुपया मुफ्त में नहीं देता, उससे अरबों खरबों रुपए के डील्स और हथियार, नए नए फाइटर जेट, ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है। अपने गरीब लोगों का भला करना ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। और मैंने आपको भारत की ट्रेजेक्टरी बताई, भारत ने जो काम किया है, दुनिया कहती है कि इसका तो उदाहरण दुनिया में मिलना मुश्किल है। 11 साल में 27 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के ऊपर आप लोग ले आए। और अगर हम बात करें, ये तो $3 पर, पहले ये जो गरीबी रेखा का जो मूल्यांकन होता है, पहले लगभग $2.5 प्रतिदिन पर हुआ करता था। इस बार वर्ल्ड बैंक ने उसको अब बेंचमार्क बढ़ा दिया, बोला नहीं $2.5 नहीं, $3 मिनिमम एक दिन में कमाएगा कोई आदमी, तब हम मानेंगे कि वो गरीबी रेखा के ऊपर है। उसके बावजूद, बेंचमार्क ऊपर होने के बावजूद, भारत ने 27 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया। और अगर आप लोअर मिडिल इनकम लाइन जो है उसकी बात, जैसे ये पॉवर्टी लाइन होती है $3 की, ऐसी एक लो लेवल इनकम लाइन भी होती है वर्ल्ड बैंक की परिभाषा में। उसकी जो प्रतिदिन कमाने की जो उसकी लाइन ड्रॉ की गई है वो $3.65 पर है। उसमें लगभग 37 करोड़ लोग जो हैं वो उसके ऊपर आए हैं भारत में। तो भारत का गरीब आदमी, उसकी आमदनी और बचत लगातार बढ़ रही है, ये डेटा बता रहा है। पाकिस्तान में हर साल लोग और गरीब हो रहे हैं, 2.5% पर उसकी ग्रोथ है। अब इस बीच में कुछ और डेवलपमेंट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं एक रक्षा मंत्री की बात सुनाना चाहता हूं। भारत के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस को आईना दिखाया, राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कहा कि जो आपने काउंटर टेरर कमेटी में पाकिस्तान को रखा है, ये तो वही मिसाल है कि आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया। और भारत के विदेश मंत्री, वो यूरोपियन यूनियन गए हैं, वहां उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है। और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, इसे अब खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। आज दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथियों, सबसे हालिया उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है मित्रों। जहां आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं, अब उसी पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि अब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। Well, I don't have anything particular to add to the first question, but to the second one, I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So, I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. ने टेररिस्तान शब्द इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के लिए। और बहल साहब, जो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि ये तो जो आप बेल आउट्स भी मिल रहे हैं उसका भी इस्तेमाल आतंकवाद या हथियार खरीदने में करेगा, आम जनता का हाल जो है वो तो हमने बता दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इनका स्टेटमेंट है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, या जो स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, बहुत क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान को अब एक टेररिस्ट स्टेट की तरह ही देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि नॉट ओनली टेररिस्ट स्टेट की तरह, आप जो भी एड देते हैं पाकिस्तान को, जो भी लोन देते हैं, उसमें से काफी हिस्सा जो है टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए चला जाता है। तो वो किसके अगेंस्ट जाता है? वो भारत के अगेंस्ट जाता है। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है, इसका एक बड़ा क्लियर मीनिंग है जब आप 20% बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है, वहां पे चाहे वो बजट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो टेरर एक्टिविटीज है, हर जगह पे हाथ पीछे पाकिस्तान आर्मी का है। आपने एक बहुत बड़ी अच्छी खबर बताई थी कि 44%। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, उनकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्यूट पॉवर्टी जो भारत की 5% के आसपास है,
उनकी 22% है, यानी कि 22% लोग एक्यूट स्टार्वेशन में घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। यहां पे ये डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, यहां पे ये आतंकवाद को सपोर्ट करके 14 करोड़ रुपए, अरे वो 14 करोड़ जो आप आतंकी संगठनों को देते हैं उनके मरने के बाद, वही पैसा आप अपने गरीबों में क्यों नहीं बांटते? अरे आपकी जो फ्लड्स हुए थे आपने देखा था क्या हाल हो गया। उधर पीओके में देखिए, पीओके के अंदर गेहूं की स्ट्राइक हो रही है, उनके पास पैसे, उनके पास कुछ भी नहीं है। और 3 जगह है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इसके अंदर, पावर्टी के अंदर। एक है बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध और तीसरा है खैबर पख्तूनवा। अरे वो रीजन्स जिनको आप सौतेला गिनते हैं, पंजाब क्यों नहीं है उसके अंदर? पंजाब में भी बहुत गरीबी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी इन 3 जगहों पे है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है इनकी आवाम को कि आप अपने लीडर्स को देखिए, पाकिस्तान आर्मी को देखिए और यह डिसाइड करिए कि क्या ऐसे लीडर होने चाहिए जिनको आपकी फिक्र भी नहीं। सही बात है, ये पाकिस्तान की जनता क्यों नहीं देखती इस बात को? तुम, हाँ, मेरा बजट 7% डाउन कर दिया तुमने, 40% हेल्थ बजट गिरा दिया, 20% डिफेंस बजट बढ़ा रहे हो। बिल्कुल, देखो सौरभ, 2-4 बातें देखनी पड़ेगी पाकिस्तान में। पहले तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका डिफेंस बजट 4% से ज़्यादा है, और वो छुपाव करता है कि पे अलाउंसेज और पेंशन है वो डिफेंस बजट में नहीं दिखाता। और ये सच्चाई है कि जबकि 84% वो हथियार आज की तारीख में चीन से ले। हमारा कितना है सर, आप ये बता रहे हैं? ये जीडीपी का परसेंटेज? जीडीपी का परसेंट हमारा जो है 1.8% ही है, और 4% है, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि इन्होंने छुपा रखा है पे अलाउंसेज और जो पेंशन नहीं करता है। दूसरी बात, ये जो इन्होंने 81 से 84% ये हथियार लेते हैं चीन से, ये भी इनको काफी हद तक एक प्रकार डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं। अब J-35 की बात हो रही है, वो कहते हैं 50% डिस्काउंट में मिलेगा। PF-15 लिया उन्होंने 75% पैसा ही दिया, 15-25% डिस्काउंट में मिला, और इसी प्रकार HQ-9 और HQ-15 उसके पैसे ये बाद में देंगे। तो सच्चाई है, तो देख लिया डिस्काउंट का मान लेके क्या होता है। हाँ, देख लिया ये। पर एक बात माननी पड़ेगी सौरभ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि आतंकवाद का गढ़ है। अगर आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो आज $186 बिलियन का उसको कर्जा है। उसका जो पूरा का पूरा एक प्रकार फॉरेन रिजर्व है वो $11 बिलियन है, एक महीने का भी इंपोर्ट नहीं देख सकता। और सच्चाई यह है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती थी किसी एक प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो भी ठप पड़ी है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही लॉ एंड ऑर्डर के कारण, और जो इनके एक प्रकार हैं इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात जो कह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात ये है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। पीओजे की अगर मैं बात करूं, वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, बाग, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग चक्का जाम और शटर डाउन करे हैं। वो कहते हैं आर पार की लड़ाई करेंगे, हम भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह और कुछ नहीं है, उसकी वजह है कि जिस प्रकार से वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, जिस प्रकार से दौरापन। एक और इसमें नीलम नदी जो मेन नदी जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पीओके से पंजाब की तरफ कर दिया। इसी प्रकार से जो बंगला डैम में बिजली पैदा होती है वो पीओके में होती है, पहले वो जाती है पाकिस्तान के पंजाब में, फिर वापस आती 6% 6 गुना ज्यादा। तो सच्चाई है पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद कुहाड़ी मार रहा है जिस प्रकार से ये तो वो डिफेंस बजट ये तो आर्थिक हालात है पाकिस्तान के। अभी आपने देखा रक्षा मंत्री ने कहा कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रखना, ये पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमेटी में रखना है। और टेररिस्तान का विदेश मंत्री ने, अगली खबर आप सुनिए, अमेरिका के FBI चीफ कैश पटेल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति का आतंकवादी साजिश रचने का खुलासा किया है अमेरिका के अंदर। दरअसल कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने, 20 साल की उम्र है इसकी, इसको अमेरिका ने प्रत्यर्पित किया है, एक्स्ट्राडाइट किया है, कनाडा से अपने हाल इसको लेकर के आए हैं, जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में एक आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। न्यूयॉर्क में एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाकर यह बड़ी गोलाबारी वहां पर करना चाहता था। इसने हथियार जो है वो जुटा लेने का दावा किया था, लेकिन FBI ने वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया। कैश पटेल ये कह रहे हैं कि इस साजिश में पाकिस्तान का एक नागरिक शामिल था जो आईसिस के साथ मिलकर के अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमला करना चाहता था, लेकिन उस हमले को नाकाम कर लिया गया और अब इस पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। इसने पाकिस्तान ने अमेरिका ने दरअसल अपने कुछ, जब इसने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कुछ सर्च किया, कुछ लिखा, तो ये अमेरिकियों की रडार पर आया, अंडरकवर एजेंट लगाए गए, उन लोगों ने इससे बातचीत करना शुरू की और तब इसने अपना सारा प्लान बताया।
और इसने कहा कि मैं अवैध तरीके से कनाडा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करूंगा, और यह ऐसा करने के लिए निकल पड़ा था। तब जाकर के अमेरिकियों ने कनाडा सरकार से मिलकर इसको पकड़ा है, वरना इसकी कोशिश थी कि किसी तरीके से मैं अमेरिका पहुंच जाऊं और यहूदियों को मारूं, यह इसका लक्ष्य था। अब इसी अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों बेल आउट दिलवाए IMF और वर्ल्ड बैंक से, क्यों उसको यूनाइटेड नेशंस की कमेटियों में रखा है, इस खबर में अगर दिखाई देती है वो सच्चाई पाकिस्तान की, तो अमेरिका और ट्रंप खुद देखें, जो कैश पटेल खुद दुनिया को ट्वीट करके बता रहे हैं। अस्थाना साहब, देखिए, अमेरिका को जितनी भी पाकिस्तान की हरकतें हैं सब मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है, और बार बार उन्होंने पाकिस्तान से धोखे भी खाए हैं। लेकिन अमेरिका की कुछ अजीब किस्म की मजबूरी है जिस कारण वो पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं। सबसे पहली मजबूरी उनको ये लगता है कि अगर हमें ईरान के ऊपर हमला करना पड़े तो ज़मीनी लड़ाई के लिए जो लॉजिस्टिक है और जो सपोर्ट हमें चाहिए होगा वो हमें कराची पोर्ट से लेके और इसी पाकिस्तान के थ्रू ही करना पड़ेगा उसको। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं पाकिस्तान में, वो शायद अमेरिका के ही हैं, और अमेरिका का कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर शक्ति बनाने में या कुछ हद तक चीन के ऊपर भी ये शक जाता है, क्योंकि ये चीज़ आज तक क्लियर नहीं हुई। लेकिन जिस किस्म से अमेरिका घबरा जाता है जब नूर खान बेस के ऊपर हमला हुआ था, उससे ये लग रहा है, और कई ऐसे रिपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि पाकिस्तानियों को उस इलाके में घुसने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर सिर्फ अमरीकी हैं उस न्यूक्लियर हथियार का जो बेस है। तो ये दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिका का CIA कई किस्म के अलग अलग किस्म के काम करवाता है, और वो टेररिस्ट एक्शंस में भी विश्वास रखता है, क्योंकि USSR के खिलाफ उन्होंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया था। उन्हें लगता है कि ISI और पाकिस्तान मिलिट्री की पकड़ इस चीज़ के ऊपर है, तो शायद कभी ना कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको तबाह नहीं होना चाहिए, उनका ये मानना है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर हथियारों का उसको कोई सुरक्षा पैदा कर सकता है तो वो पाकिस्तान मिलिट्री है। तो मिलिट्री जो है वो ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और ISIS और अल-कायदा के हाथ में न्यूक्लियर हथियार या डर्टी बम चले जाएं। उससे मेरा आतंकवाद को टॉलरेट करता है वो, इसलिए वो टॉलरेट करते हैं। पहली चीज़, उन्हें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान की जनता से, ना ही पाकिस्तान से, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी एक बनी रहे, नंबर एक, और उसको डूबने ना दिया जाए। सिर्फ है ना, डूबने का स्तर उससे बिल्कुल ऊपर रखा जाए, बस वहां पर छोड़। लेकिन सर अब तो ये बात इस पर जोक बनने लगे हैं कि आप पाकिस्तान में पत्थर मारो तो किसी जिहादी को लगेगा, या आतंकवादियों की कोई लिस्ट निकालो तो उसमें 10 में 8 नाम पाकिस्तानी के होंगे। ये खबर फिर कोई उस बात को प्रूव करती है। सौरभ, ऐसे है कि अगर हम टेररिस्ट के जितने भी आउटफिट्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनके इतिहास को अगर हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि टेररिस्ट आउटफिट्स को जिसने रेज किया, इन्होंने कुछ आगे चलने के बाद अपने बाप को ही गोली मारी। और उसकी वजह यह है कि एक बार टेररिस्ट आउटफिट को पावर का इक्वेशन पता चल जाता है तो वो अपने आप में बहुत अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगता है। अब पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान अब इस डिनायल मोड में नहीं है कि वो टेररिस्ट स्टेट है कि नहीं है। पहले वो डिनाई करता था, अब तो बिल्कुल उनके साथ आ गया है वो। लेकिन कुछ कंपल्शंस हैं, इंटरनेशनल कंपल्शंस ऐसी हैं, उसके चलते पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, जैसे जनरल अस्थाना ने बताया, कि वो रशिया की सॉफ्ट अंडरबेली में है। उसका जो है चीन के साथ भी बॉर्डर लगता है, ईरान के साथ भी बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो उसको इंपॉर्टेंस देता है, उसके चलते इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कोई भी देश नहीं कर पाएगा, खासकर अमेरिका। उसने ही इसको पाला है और इसको पाल के ही रखेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये अच्छी चपत है यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, कि ऐसे समय में जब उन्होंने काउंटर टेररिस्ट कमेटी का इसको वाइस चेयरमैनशिप दी है, ऐसे समय में जब तालिबान सैंक्शन कमेटी का इसको चेयरमैनशिप दी है, ऐसे समय में इस तरह से खबर का निकल के आना, ये इस बात को जाहिर करता है कि जो इंटरनेशनल इस समय जो देशों की हालत है, वो देश खुद भी कितना पार्टिजन व्यू लेते हैं इसके ऊपर। भारत की आवश्यकता यह है इस समय कि हम भी अपने प्रिंसिपल स्टैंड को छोड़ करके
नॉन अलाइनमेंट की बातों से हट करके अपनी एक स्ट्रांग इंटरनेशनल लॉबी डेवलप करें जो इसके खिलाफ इस चीज को काउंटर कर सके। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय जो है हमारी मजबूती नहीं साबित होगी। जो आपने भी बात की सर, इस पर आगे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ आपने कहा हम नॉन अलाइंड रहने का अब वक्त नहीं है, आपको नहीं है, बिल्कुल। किसी एक साइड को आपको चुनना पड़ेगा, और वो अमेरिका ही हो आज के दौर में, और कौन सी साइड होगी। अब बात करते हैं कश्मीर में भारत की अगली चुनौती की। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा के बेहद विशेष इंतजाम किए गए हैं। समझा भी जा सकता है कि क्यों ये एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है हमारे देश के लिए और सुरक्षा बलों के लिए। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली यात्रा पहली बार 38 दिनों की होने जा रही है। यात्रा की अवधि पिछले साल के 52 दिनों के मुकाबले घटा दी गई है। इस बार 38 दिन यात्रा होगी। जो यात्रियों के काफिले होंगे उनकी सुरक्षा के लिए जैमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार। यात्रा के रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को सबसे बड़ा झटका लगा था, इसलिए अलग अलग सियासी दलों के नेता अब श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में जरूर आने का न्योता दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ हैं, ये भी जो है हार्ड लाइनर मानी जाती हैं, लेकिन ये पहलगाम पहुंची हैं और वहां उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि इस बार यात्रियों की सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए और हर यात्री की सुरक्षा हर कश्मीरी की जिम्मेदारी है, ये उन्होंने साफ कहा। फिर चाहे वो घोड़े वाला हो, खच्चर वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, कोई भी हो, आम कश्मीरी वो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि ये यात्रा, अगर इस यात्रा में कहीं भगवान न करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर ये वहाँ कश्मीर के लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो इसलिए अब वो भी खुलकर अपील कर रही हैं कि बड़ी तादाद में यात्री भी आएं और हर कश्मीरी उनकी सुरक्षा करे। अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था, उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ मेरी गुजारिश है, श्राइन बोर्ड के जो इंतजाम देखते हैं कि आपने बोला है एक आदमी सिर्फ एक घोड़ा लाएगा, यहाँ हर पहलगाम में घोड़े वाले के पास एक आदमी के पास 2 से ज्यादा घोड़े हैं। इसको आप तब्दील कर लीजिए, जिसके पास जितने घोड़े हैं उसको उतना घोड़े इस यात्रा में लाने की इजाजत दीजिए। हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आ जाए, जैसे सैकड़ों सालों से कश्मीरी लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है, इंशाअल्लाह इस साल भी इस्तेकबाल होगा, उनकी भरपूर खिदमत की जाएगी और वो बिल्कुल सेहतो सही सलामत वहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी वापस जाएंगे। देखिए, यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल होते हैं उनके मन में केवल भावना होती है, वो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते इस किस्म के जैसे हालात पहलगाम बने या उसके बाद बने, तो यात्री तो आएंगे ही। महबूबा मुफ्ती को ये जब कहना पड़ता है कि कश्मीरी इस बार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, तो वो ये बताता है कि अब उनको ये समझ में आने लगा है कि अगर ये टूरिस्ट नहीं आते, यात्री नहीं आते, तो आम कश्मीरी के जनजीवन पर, उसकी ज़िंदगी पर कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं जो सुरक्षा यात्रियों की है उसकी। जनरल साहब सिवात साहब हमारे साथ हैं, मुझे बता रहे थे कि खुद यात्रा उन्होंने भी जो है उसको भी करवाया हुआ है सर 2006 में। हाँ, तो इस बार 50,000 लोग लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी है। तो देखो, बिल्कुल देखो, पहले हमें समझना पड़ेगा कि यात्रा 2 जगह से होती है, एक होती है नॉर्थ कश्मीर से, एक साउथ कश्मीर से। जो साउथ कश्मीर वो पहलगाम से स्टार्ट होती है और उसको लगते हैं 4 से 6 दिन, और जो नॉर्थ कश्मीर है वो है बाल्टाल और उसमें लगते हैं बेसिकली 2 से 3 दिन। अब आप में इसमें फ़र्क क्यों है, क्योंकि जो बाल्टाल वाला रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर छोटा है, और पहलगाम वाला जो रास्ता है थोड़ा सा आसान है मगर दिन ज़्यादा लगते हैं। पहलगाम वाला जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। अब सच्चाई है कि इसके ऊपर इकॉनमी पूरी डिपेंडेंट है। देखो, पहली बार जब पहलगाम में अब अटैक हुआ, यात्रियों को मारा गया, जो एक प्रकार टूरिस्ट को, तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब इकट्ठे थे और उसका सबसे इम्पैक्ट हुआ था इकॉनमी पे, और इकॉनमी पे जो हो रहा था कश्मीर का, वो एक प्रकार से जो 2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं उसमें एकदम
ठप हो गया था। और इसीलिए लोगों ने ये कहा था कि आने वाले समय में हम चाहते हैं टूरिस्ट आए, और इसीलिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कहती हैं कि अमरनाथ यात्रा जो कि 38% आपकी इकोनॉमी में देता है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। जो यात्री पहले नहीं आए थे अब श्रद्धालु आए। यात्रा केवल 38% 38% रेवेन्यू जो 3 महीने के अंदर, अच्छा 3 महीने के रिव्यू में यात्रा ये देती है। तो वो ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा आए, देखो क्या होता है कि उसके अंदर पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी कश्मीर वैली की। आपके पास कुछ घोड़े वाले हैं, कुछ वैसे यात्रियों को लेके जाते हैं, दुकानदार हैं, बिजनेस हैं, टूरिस्ट आएंगे तो वो घूमेंगे भी। तो ये सच्चाई है, ये जरूरी है। आज अगर आप यात्रा करा रहे होते सर पहलगाम हमले के बाद, चैलेंज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो सच्चाई है कि एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज तब भी था और अब भी है कि जो आपने बताया 581 की जो कंपनियां लगे हैं, मुझे याद है नॉर्थ वाला जो रूट था हमने बाल्टाल वाला किया था, और उसके लिए आपको 1 से 1.5 महीने पहले ही आप कर देते हो, और जितने भी हाई फीचर्स हैं ऑन द आइदर साइड उसको आप एक प्रकार ऑक्यूपाई करते हो, डोमिनेट करते हो, और गुफा के अंदर आप कम से कम 3 टियर लगा लेते हो। और इसका मतलब यह है कि काफ़ी अंदाजे से जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स प्लस राष्ट्र राइफल भी लगती है, कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस का भी इस्तेमाल होता है जहां आपको खतरा ज़्यादा लगता है। मगर क्योंकि अब पहलगांव हो गया था इसलिए आप देखें सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। वो 52 दिन से 38 दिन कर दिया गया, 581 पहले करीब 300 के करीब जो कंपनियां लगती होंगी, इस बार बढ़ा के इतना अंतर, ऑलमोस्ट डबल। वो उसकी वजह क्योंकि ये अब चाहते हैं एक मैसेज भेजना कि सब ठीक है, लोग आए, टूरिज्म बहुत बड़ी चीज है कश्मीर घाटी में, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये भारत सरकार और कश्मीर के लोग दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि ये सुरक्षा, ये अमरनाथ यात्रा पूरी सुरक्षित तरीके से हो जाए। सर क्या कोई आप अमरनाथ यात्रा को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं या नहीं? इतना बंदोबस्त होता है कि चिंता नहीं की बात नहीं। ऐसे है कि जो जिस इलाके से दोनों रूट ये गुजरते हैं, चाहे पहलगाम वाला रूट हो चाहे बाल्टाल वाला रूट हो, ये पहाड़ी इलाके हैं। और पहाड़ी इलाके 2 तरह के होते हैं। एक तो पहाड़ों में जहाँ की आपको इतनी वेजिटेशन या इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको छुपाव दे सकें, इस रूट में वो भी है, छुपाव वाले रास्ते भी हैं जहाँ की छुपाव मिल सकता है आपको, और ऐसे रूट भी है कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है वहाँ पे। सवाल ये है कि कितनी भी आप सुरक्षा कर लो, जो रूट के ऊपर कितने भी लोग लगा लो, पहाड़ी इलाके हमेशा ऐसे होते हैं और इस तरह की टेरेन होती है ये कि अगर कुछ कोई करना चाहेगा तो उसके लिए मौका फिर भी अवेलेबल है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं उन्हीं का नहीं, सिर्फ सुरक्षा में जो लोग यहाँ पे अभी इन्वॉल्व हैं सिर्फ वही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा होगा, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो भी तैयार रहे। और पाकिस्तान को एक तरह से मैसेजिंग दी जा रही है कि 22 अप्रैल के हमले के बाद वही पहलगाम है जो एक रूट वहाँ से शुरू होता है, और वहाँ से इन लोगों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने लिया है, पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब इंतजामों के बावजूद जब तक ये यात्रा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो है 29 दिनों की बहुत बड़ा चैलेंज ये है। और चैलेंज जो है इस बात को लेकर के नहीं है कि हमारे पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, इंतजाम एक तरफ, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है रूट की वो दूसरी तरफ। और सबके लिए सर साथ में ये भी कि आतंकवादी चाहे पहलगाम के थे चाहे किसी भी अटैक के, लोकल सपोर्ट के बिना तो ऑपरेट कर नहीं सकते। करेक्ट। कहीं ना कहीं तो इसमें कोई तो कश्मीरी जो है ओवरग्राउंड वर्कर हो, अंडरग्राउंड वर्कर हो, किसी को तो कोई तो मदद करता है, ठहराता है, रात को रुकने की जगह देता है, खाना देता है, सब कुछ। तो जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो उन्होंने इस हवाले से तो नहीं कहा, लेकिन ये एक मतलब ही है उनकी बात का। अगर वो कहती हैं कि कश्मीरी आम लोग जो है, जनता, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, तो मतलब ये मैसेज ये भी है कि भाई आपके बीच में जो ऐसा एलिमेंट है उसको दबा के रखना, वो सब ना उठाएं। पॉइंट यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा, अगर मैं वहाँ पे हूँ इस समय सुरक्षा के इंतजाम के लिए, तो मेरी सबसे बड़ी जो एंग्जाइटी है वो ये रहेगी कि जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम के हमले में अपना अंजाम दिया उसको, वो अभी भी उसके बारे में हमें पुख्ता खबर नहीं है कि कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए। ये जो एक गैप है, ये जो एक इंफॉर्मेशन जिसकी नहीं हमें मालूम है, ये मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इस बात की होती कि ये इनका क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए। और इसको जो है ये कहते हैं ना जिसको कि नैगिंग फेयर, वो हमेशा ही रहेगा जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम करने वाले लोग। एक चीज बता दूं मैं, आप बता देना। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है पहलगाम के बाद, आज तक कभी भी आतंकवादियों ने
यात्रा को या टूरिस्ट को हिट नहीं किया था इस स्केल पे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म नहीं आएगा तो लोग भूखे मरेंगे। कश्मीरी नहीं करता था जो लोकल टेररिस्ट था, और इसीलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान के आईएसआई के फुटप्रिंट है, पाकिस्तान के। और जो एक जनरल साहब ने बात की कि वो मिले नहीं है, मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो कल मरेंगे, उनकी ज़्यादा लाइफ है नहीं, 4 से 6 महीने से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था ओवरग्राउंड वर्कर्स का, तो यहां पे इंटेलिजेंस का एक मेजर रोल प्ले करेगा, और इस वजह से जो लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस होती है, खासकर जो पुलिस अपनी नेटवर्क बनाती है, आर्मी तो अपनी बहुत ही अच्छी बनाती है, लेकिन साथ साथ में जो लोकल पुलिस का नेटवर्क है, और ये मैसेज जो दिया है अभी, और ये मैसेज जाएगा सब जगह पे कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ लग रहा है कि कोई चीज खराब होने वाली है, तो इमीडिएटली सही एजेंसीज को आप जाके बताइए। तो ये मैसेज वहां तक भी जाएगा, और मुझे ये लगता है कि इस बार इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी बहुत बड़ा फोकस होगा। और सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद 1 महीने के बाद यात्रा होने जा रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की बुद्धि फिर जाए और वो कुछ कोशिश करे, या वहां बैठे आतंकवादी लोग जो हैं वो कुछ टारगेट करने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोशिश तो पाकिस्तान कभी भी कर सकता है, उसमें उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी भी हम आराम से बैठ सकते हैं ये सोच के कि नहीं अभी, पर ये सोचते हुए कि अभी भाई हमें एक बड़ी चीज हो वो तो नहीं सोचना चाहिए हमें, क्योंकि कोशिश इसीलिए इतनी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की स्क्रीनिंग, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी स्क्रीनिंग, जैसे घोड़े वाले हो गए, बाकी उन सब के सोशल मीडिया अकाउंट या जो भी उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पहले भी आपने भी बताया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के बिना और स्लीपर सेल्स के बिना ये ऐसी वारदातों को अंजाम देना मुश्किल होता है। तो जाहिर है कि सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी, और मेरा अपना मानना ये है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, और इसके अंदर चांसेस बहुत कम है। और मैं अपनी तरफ से भी पूरे देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि इसमें घबराएं मत, और अमरनाथ यात्रा पूरी की पूरी तरीके से पूरे जोश से अमरनाथ यात्रा होनी चाहिए, और बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने भी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी। और एक जागरण हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के बाद में कि इस किस्म की वारदात से हमें कितना नुकसान होगा। और इसीलिए आप देखें, महबूबा मुफ्ती जैसी लीडर जो कि पहले बहुत समय तक एक माना जाता है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहते थे। हाँ, उनकी मदद करती रहती थी या उनके लिए सॉफ्ट थी, अभी वो भी इस किस्म की बातचीत कर रही हैं, क्योंकि इन लीडर्स को भी ये पता है कि अगर कश्मीर का टूरिज्म बंद हुआ तो उन्हें भी कोई नहीं पूछेगा पावर में। अच्छा, इसकी एक और वजह है सर, आपने अच्छा बोला कि महबूबा मुफ्ती को भी इतनी चिंता हो रही है यात्रियों की। उसकी एक और वजह यह है कि पहलगाम हमले के बाद जो वहां लोकल घोड़े वाले और दुकानदार वगैरह थे, उन सबसे पूछताछ हुई, और वो पूछताछ अभी भी हो रही है। तो ये बार बार अपने भाषण में ये भी अपील करती हैं कि सरकार थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उनके ऊपर इतनी सख्ती ना करे। उनको बार बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है तो उनको दूर श्रीनगर जाना पड़ता है। तो ये उनको वो ये भी कह रही हैं। और तो लेकिन अच्छी बात है, किसी भी वजह से अगर वो ये समझाने में कामयाब हो जाएं एक आम कश्मीरी को कि आपके बीच में अगर कोई भी ऐसा तत्व है, आतंकवादी तत्व, तो वो आपका नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। अब एक बड़ी खबर और आपको देता हूं। भारत को अपने जो फाइटर जेट्स की संख्या है उसको बढ़ाना है, ये तो सब जानते हैं। रूस ने भारत को Su-57E इन फाइटर जेट्स की पेशकश की है, ये खबर भी आपको हमने बताई थी। लेकिन इसमें अब सिर्फ विमान नहीं, बल्कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और भारत में स्थानीय उत्पादन सब शामिल है। Su-57E दरअसल रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। इसका डिजाइन, इसकी स्टेल्थ तकनीक और एडवांस्ड हथियार प्रणाली इसे दुनिया में किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। Su-57E एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसका स्टेल्थ डिजाइन है, और ये रडार की पकड़ से बचता है। इसमें इंटरनल वेपन बे है जो हथियारों को छिपाए रखने में कामयाबी देता है। इसमें घुमावदार एयर इनटेक है जो इंजन को छिपाता है। आईसा रडार इसके अंदर लगी हुई है। और एक बहल साहब इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे कि क्यों ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जो आपने अभी, क्योंकि किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन फिर भी जो चर्चाएं हैं कि राफेल विमान जो अभी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए, ये सोर्स कोड वाली बात वहां भी उठी थी
कि फ्रांस आपके साथ वो सोर्स कोड शेयर नहीं कर रहा है। सोर्स कोड का मतलब मिराज का भी कि नहीं आप दिया। अपनी तरीके से उसमें इक्विप नहीं कर सकते, वेपन्स नहीं लगा सकते हो। तो इन्होंने ये कहा है कि आप जो अपने सुखोई विमानों को अपग्रेड कर रहे हैं जिस तरीके से, वो सारा अपग्रेड जो स्ट्रक्चर बनाकर हम आपको इस विमान में लगाकर देने के लिए तैयार हैं। ये वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार भारत के अंदर ही बनेगा, ये मॉडर्न, और ये 4.5 से भी ऊपर जाता हुआ 5th जनरेशन की तरफ ये रेडार बनेगा। दूसरी चीज है मिशन कंप्यूटर। मिशन कंप्यूटर भी भारत में बनेगा। ये जो सोर्स कोड की बात आती है, ये ज्यादातर रेडार और मिशन कंप्यूटर पे आती है। और मिशन कंप्यूटर क्या करता है? सभी चीजों को इंटीग्रेट करता है। रेडार के भी इनपुट्स को इंटीग्रेट करता है, वेपन सिस्टम्स के भी इनपुट्स को रेडार के साथ मिक्स करते हुए ये बताता है कि ये वेपन सिस्टम इस रेंजेस के अंदर कहां पे फायर होती हैं। तो ये मिशन कंप्यूटर को अगर सोर्स कोड हमको मिलता है और हम भारत में ही बनाएंगे, इसका मतलब है कि ना केवल जो वेपन सिस्टम इसमें अब इस्तेमाल होंगे, जैसे एस्त्रा 1 की जगह एस्त्रा 2 भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ये वाले वेपन सिस्टम्स, या फिर रुद्रम हो गई मिसाइल जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। भारत के अंदर बड़ी अच्छे सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स, और वो वाले वेपन सिस्टम्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहां तक कि जो हमारे अब एमका बनने जा रहा है, जिसका लास्ट ईयर मार्च 2024 के अंदर 15,000 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रोटोटाइप्स के लिए। तो इस एमका के अंदर जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज आएगी, क्योंकि साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, वो भी अपग्रेड हो सकती है। अमेरिका कभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता। साथ में ये जहाज Su-57, इसकी कीमत सिर्फ 35 से 40 मिलियन डॉलर है। आपको पता भी नहीं होगा कि LCA Mark 1A की कीमत 67 से 68 मिलियन डॉलर है। यानी कि LCA Mark 1A जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन की जो कॉस्ट है वो उससे भी सस्ती है। और साथ में इसमें जो टेक्नोलॉजीज भारत को मिलेंगी, वो टेक्नोलॉजीज हम अपने एमका के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना केवल हम मॉडर्न वेपन सिस्टम्स टाइम बाय टाइम उसके अंदर ला सकते हैं, हम 5th जनरेशन को अपग्रेड करके 6th जनरेशन जब जाना चाहेंगे, तब हमारे पास वो बेस होगा, हमारे पास वो कोड्स होंगे, हमारे पास वो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जो वहां से आती है वो होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जंप होगा। अगर हम F-35 लेते हैं तो F-35 के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें हम Su-30 MKI का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Su-57 की जो रेंज है 3,540 किलोमीटर, ना J-35 मैच कर सकता है, ना F-35 मैच कर सकता है उसको। उस 10 टन वेपन लोड कैरिज कैपेबिलिटी है, वो दोनों जहाज नहीं मैच कर सकते, ना J-35 ना F-35। ऊपर से भारत में बनेगा, भारत की टेक्नोलॉजी यूज कराएगा, भारत के बेस्ट सिस्टम्स उसके अंदर होंगे। पाकिस्तान J-35 विमान जो है, सबसे मॉडर्न जहाज चाइना का, वो खरीदने जा रहा है और उसको 40 जहाज जो है इसी साल चाइना जो है 50% डिस्काउंट पे, फिर नुकसान का है वो, डिस्काउंट की चीज खरीदेगा। लेकिन वो ये जहाज ले रहा है, मतलब सीरियस नोट पर। मैं जानना चाहता हूं सर, हम ऑफिशियली कहां खड़े हैं अभी? अब ये तो पुरानी बात हो गई कि भारत को इतनी स्क्वाड्रन चाहिए, इतनी स्क्वाड्रन है, हमें जहाज तो चाहिए। और हम ऑफिशियली हमारा स्टैंड क्या है, कब लेने हैं? क्या हम 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की कगार पे हैं एक्चुअली? नहीं, बिल्कुल कगार पर हैं, क्योंकि ऐसा है, जो हमारा AMCA बनेगा उसमें बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी नहीं बन सकता। हमारी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए, और ये इस फैक्ट से, क्योंकि हमारे पास बाकी सारा इक्विपमेंट भी रशियन है, और इसलिए हमें उसको मैच करने में भी आसानी होगी। तो हाँ, अच्छा, और दूसरी चीज़ है, रूस काफ़ी रिलायबल पार्टनर है, ये दूसरी चीज़ बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ को मद्देनजर, लेकिन अभी क्या है कि फ़र्क क्या पड़ रहा है? अमेरिका से एक ट्रेड डील साइन कर रही है, उसने भी थोड़ी सी टांग अड़ा रखी है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके एक ये भी बातचीत चल रही है, अमेरिका हमारे भारत को एक किस्म से कॉशन के ऊपर डाल रहा है कि अगर आपने ये लिया तो मैं आपको काटसा के ऊपर डाल दूंगा। सैंक्शन लगाएगा। हाँ, सैंक्शन लगाने का, काउंटरिंग अमेरिका, काउंटरिंग अमेरिका, मतलब अमेरिका के दुश्मन से जो भी डील करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। ये उस पूरे प्रोविजन एक उनका कानून है। ये वो ऑफिशियली धमकी दे चुका है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली दबाव है, उसका दबाव है। S-400 में भी किया था उसने। उसमें लगाई नहीं, S-400 के टाइम में भी धमकी दी थी, लेकिन भारत आगे हो गया और भारत ने बोला कि ठीक है भैया, तुम्हें जो करना है करो, हमने तो ये कर रहे रहा हूँ। मगर इस केस में भी हो सकता है कि भारत उस चीज़ को ना माने, क्योंकि F-35 उनका जो F-35 है वो हमें नहीं सूट कर रहा, बिल्कुल बहुत महंगा है और मैच नहीं करता बाकी चीज़ों से। रफेल जो है, रफेल हमने ले लिए, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए तो हमने रफेल का ऑर्डर दे दिया है, तो वो रफेल तो आएंगे ही आएंगे 26M। हाँ, अब उसके बाद जो है आगे हम रफेल हमें उसके लिए जो आगे के लिए हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो अभी कंपैरिजन है।
तो कंपैरिजन में रशियन हवाई जहाज जो है वो जाहिर है कि थोड़ा बेटर वो कर रहा है, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। ये बात सही है कि रूस सारे कंसेशन दे रहा है, और मेरा भी अपना मानना है, पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि हमें रूस का रशियन जहाज खरीदना चाहिए सर। लेकिन एक आपने जब फ्रांस से खरीदे, हम फ्रांस से खरीदने वाले थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाने वाले थे खुद। ओरिजिनल डील वो थी जो 10 साल में हम पूरी नहीं कर पाए। मोदी साहब ने आकर के कहा कि फ्लाईवे कंडीशन में ये 36 जहाज खरीद लो, पहले अभी की रिक्वायरमेंट पूरी करो। उस बात को भी अब 7-8 साल ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हो गया सर। 2018 में वो डील हुई थी, तो वो पर 7-8 साल हो। 126 की थी। हम आज भी फ्लाईवे कंडीशन में जहाज खरीदने की बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, ये फ्लाईवे नहीं है, ये तो भारत में। अभी तो आप लेंगे ना, जो आप बनाएंगे वो तो तब बनेंगे। आप इसका मैं छोटा सा हम clarification मतलब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं थिंकिंग मतलब हमारी जो सोच रही, जो प्लानिंग रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये पुरानी सरकार में भी और इस सरकार में, दोनों में भी। नहीं, मैं छोटा सा क्लेरिफिकेशन दे दूं इसमें। ऐसा था कि उस समय भी रिक्वायरमेंट तो हमारी हमेशा से रही है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था, रूस भी तैयार नहीं था उस समय। तो अब क्या है कि अब रूस बोल रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दूंगा। कई मुद्दों पर चर्चा हो गई। अब प्रधानमंत्री के जरा कनाडा ट्रिप की बात करते हैं। लेकिन कनाडा ट्रिप मतलब जहां से जब वो निकलेंगे कनाडा के लिए, तो जाएंगे पहले कहीं और प्रधानमंत्री को लोग कहते हैं बड़े हार्ड टास्क मास्टर है। मैं इनको ट्रोल मास्टर भी कहता हूं, क्योंकि नए नए तरीके ये भारत विरोधियों को ट्रोल करने के निकालते हैं। 15 जून से G7 समिट शुरू होना है कनाडा में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन कनाडा जाते हुए उससे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस जाएंगे। अब यहां इंपॉर्टेंट ये है, प्रधानमंत्री का ये दौरा लास्ट मिनट पर तय हुआ है और उसमें साइप्रस को जोड़ा गया है खास तौर पर। अब साइप्रस क्यों खास है ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहां बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी तुर्की और पाकिस्तान इन दोनों को मैसेज देंगे जब वो साइप्रस जाएंगे। दरअसल तुर्की ने साइप्रस की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जैसा पाकिस्तान ने पीओके पर किया है। तुर्की ने नॉर्थ साइप्रस को कथित तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस इस नाम से मान्यता दे रखी है। 1974 में तुर्की की सेना ने साइप्रस के इस हिस्से पर कब्जा किया था। साइप्रस ने हमेशा से आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। वहीं तुर्की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा था आप सब जानते हैं। उसके ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे थे। खबरें तो ये भी हैं कि उसके ड्रोन ऑपरेटर्स भी पाकिस्तान में थे उस वक्त। आपको बता दें कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और अगले साल के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता भी करेगा। कनाडा में G7 समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया भी जाएंगे। मोदी के इस पूरे दौरे को भारत के एक बड़े कूटनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब एक हिस्ट्री है साइप्रस और टर्की की, और साइप्रस में लंबे वक्त के बाद कोई भारत से जा रहा है, तो ये कूटनीतिक अच्छा कदम माना जा रहा है। बाकी जनरल साहब और आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। रॉय साहब, देखिए, पहले से हम यही बात कहते आए हैं कि भारत की एक जो किसी समय में नॉन अलाइनमेंट वाली बात हुआ करती थी, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, जिसको कि मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी पहले से डेवलप करके रखना चाहिए था। हम वहाँ गलती कर गए कि अगर फरवरी के महीने में अगर हम सोचें तो जो भूकंप आया था तुर्की में, उसके लिए हमने इतनी बड़ी मदद भेजी थी तुर्की को, और जवाब में उसने क्या किया, ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को हमारे खिलाफ। ये जो अभी ऑप सिंदूर जो चला है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तीखा वार नहीं हो सकता। अच्छा, कि तुरंत उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री इतने वहाँ पे जाए, ये मतलब बिल्कुल आपस में विरोधी हैं, दुश्मन साइप्रस और टर्की? बिल्कुल जानी दुश्मन है। अच्छा, जानी दुश्मन है, और उसके चलते ये जो कदम अब उठाया जा रहा है, अगर ये पहले से ही इसको डेवलप किया होता तो शायद ये और भी अच्छा फ़ायदे दे सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये बिल्कुल सही कदम है और अच्छा कदम है। और जिस मौके पे उसको एक तरह से काउंटर चोट दी जा रही है तुर्की को, याद रखेगा वो इस बात। अच्छा, इसमें इसके अलावा जब हम बात करते हैं तुर्की के दुश्मनों की या विरोधियों की, अभी सर ने बताया जानी दुश्मन है साइप्रस और तुर्की आपस में। इसके अलावा ग्रीस है, अर्मेनिया है, इनके साथ भी। अच्छा, तुर्की का भी हाल कुछ चाइना जैसा है, इसके हर पड़ोसी के साथ झगड़े हैं हमने। ये देखो सौरभ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ग्रीस के साथ मिला के रखना है। साइप्रस और ग्रीस ऑटोनमस रीजन है ग्रीस का, और एक प्रकार से ग्रीस के और साइप्रस के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, और ग्रीस के और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। ओके, और ना साइप्रस के और टर्की के अच्छे रिलेशन हैं। अब क्योंकि टर्की खुल के आ रखा है पाकिस्तान के सामने,
और पाकिस्तान को उसने मदद दी है, ड्रोन भी दिए हैं, उसके बाद उसने और भी हथियार दिए हैं इसको। TB2 बरखेतार जो कामिकाजी ड्रोन है वो सारे के सारे इसने दिए हुए थे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ऑपरेशन 2 जैसे जनरल रॉय साहब बता रहे थे मदद करने के बावजूद भी, तो अब बार बार ये बात आ रही थी जो डिप्लोमेट्स में, इसको काउंटर वेट किया जाए, ग्रीस के साथ ओपन करो आप फ्रंट, साइप्रस करो, कि जो कि दुखती हुई नब्ज है जो टर्की की, कि टर्की को आपको काउंटर करें, टर्की से आप बार बार दोस्ती करने की कोशिश करें और टर्की आपको जवाब उल्टा दे रहा है। तो ये जो साइप्रस और ग्रीस से अगर हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो मुझे लगता है टर्की की एक नब्ज के ऊपर हाथ डालेंगे और आप देखना टर्की रिएक्ट करेगा। और ये सच्चाई है कि बहुत दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस और मुझे लगता है ग्रीस भी जाएंगे आने वाले टाइम में, और इसको बोलते हैं प्रो एक्टिव स्ट्रैटेजी। अब जो भारत की स्ट्रैटेजी है वो डिफेंसिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम दोस्तों के साथ दोस्त हैं और अगर कोई दुश्मनी करता है तो फिर हम दुश्मनी भी निभाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत साफ सुथरा मैसेज है और टर्की को लगेगा कि भाई अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं तो भारत के पास भी ट्रम्प कार्ड हैं और भारत खेलेगा। तो मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है और ये आने वाली जो लगता है कि जिस प्रकार से आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखना आने वाले टाइम में जिस प्रकार से अजरबैजान खुल के आया था पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी और अजरबैजान की जीत का भी कारण हमें पता है कि टर्की और इजराइल के ड्रोन थे, मगर हम आर्मेनिया से आने वाले टाइम में रिलेशनशिप रखेंगे। हमने स्वाति रडार भी वहां दिया था, उनको हमने एक्सपोर्ट किया था। आप देखें अजरबैजान को भारत काउंटर करेगा 3 चीजों से। एक तो वहां का टूरिज्म बहुत जाता है भारत का, वहां उसको करेगा। एक हमारा 4.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, उसमें कमी होगी बहुत ज्यादा। और तीसरा है आर्मेनिया के साथ हम खुल के आएंगे जिससे अजरबैजान को प्रेशर आप मतलब दुश्मन है तो फिर दुश्मनी निभाओ। निभाओ। अब जरा अमेरिका की बात कर लें। अमेरिका में आपने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सब ट्रंप ने जिस तरीके से अवैध प्रवासियों जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहां पर उनके ऊपर जिस तरीके का एक्शन किया है उसकी वजह से शहर शहर आग लगी हुई है। LA की तस्वीरें, लॉस एंजलिस की तस्वीरें आपने देखी थी जहां बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो जला दी गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। जो वहां के स्टोर्स थे वो लूट लिए गए। अब इस किस्म की वारदातें अमेरिका के अंदर हो रही हैं। इससे निपटने के लिए पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ कि किसी राज्य के अंदर नेशनल गार्ड्स भेजे गए, ऐसा, और वहां के गवर्नर की इजाजत के बगैर। ये पहली बार हुआ है। गवर्नर जो है वो दूसरी पार्टी का है, वो उसके खिलाफ थे कि यहां पर नेशनल गार्ड्स को भेजा जाए। नेशनल गार्ड मतलब वहां का नेशनल गार्ड, यहाँ की CRPF जैसा आप लगा लीजिए, टेरिटोरियल आर्मी नहीं है, टेरिटोरियल जी। ये भी ठीक था। इसके बाद उन्होंने अपने मरीन्स भेज दिए वहां पर। मरीन मतलब सील्स को भेजा है वहां पर, जो आपके हार्डकोर मिलिट्री के लोग हैं, उनको भी वहां पर तैनात कर दिया है। हालात आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन इलाके हों, पुराने शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगाना पड़ा। हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वालों और नेशनल गार्ड्स को वापस जाने की वार्निंग दे रहे हैं। उनके ऊपर टीयर गैस के गोले, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। अलग अलग शहरों में, न्यूयॉर्क, शिकागो, डलास, ऑस्टिन, टेक्सास, इन तमाम शहरों तक ये विरोध प्रदर्शन की आग जो है वो पहुंच चुकी है। और कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के झंडे जलाए भी हैं, मेक्सिको का झंडा लहराया है। और ट्रंप ने झंडा जलाने वालों को जानवर कहा है। मतलब ट्रंप भी इससे पीछे नहीं हटने वाले। तो या ये कोई एक आप अमेरिका के अंदर ये जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है जनरल साहब, इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? ट्रंप इसको कुचलना चाहते हैं? देखिए, ट्रंप जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं और काफ़ी मेजॉरिटी से आए हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं पूरे देश का शहंशाह हूँ और पूरी दुनिया का शहंशाह हूँ। और उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो काफ़ी अनपॉपुलर हैं। ये इमिग्रेशन वाला लॉ जो है उसके खिलाफ भी कोर्ट में काफ़ी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और बीच में एक जज ने तो उसको स्टे भी लगा दिया था। लेकिन ये जो एजेंसीज़ हैं वो अभी बाज नहीं आ रही हैं और चल रहा है आगे। अभी आप इसको इस तरीके से समझिए, हमारे यहाँ भी भारत में अगर किसी प्रांत में कोई गड़बड़ होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की गड़बड़ होती है, तो सबसे पहले जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिक्विजिशन करता है मिलिट्री के लिए
और उसके बाद ही मिलिट्री जाती है। तो उसको अप्रोच करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। वही चीज़ अमेरिका में है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर हालत में अगर वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे और अगर गवर्नर को लगता है कि प्रदर्शन जो है वो मेरी पहुंच से बाहर हैं या मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तब वो जो है वो नॉर्मल हालत में स्टेट फेडरल एजेंसीज को, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई मेरे अभी आप और फोर्स भेजिए। इस केस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना पूछा, ना देखा, ना उससे बात करी, ना गवर्नर से बात करी, सीधा उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया। गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी का है, क्योंकि वो इनका विरोधी है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये तो बेकार का आदमी है, इससे तो गवर्नर तो बिल्कुल बेकार है। सर ये उसके वोटर हैं। हाँ, और जबकि ये गवर्नर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर है, क्योंकि एक तो कैलिफोर्निया जो है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की उसकी कैलिफोर्निया की जीडीपी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये ऐसा माना जा रहा है, अभी तो बहुत जल्दी है कहना, कि ये शायद अगले चुनाव में ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा डेमोक्रेट्स का। अरे ये जो गवर्नर है, हाँ ये जो गवर्नर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इतना छोटा मोटा आदमी नहीं है, और ये भी जम के ट्रंप के साथ जो है वो। लेकिन सर अगर एक प्रिंसिपल के तौर पर देखें, ट्रंप जो है तो प्रिंसिपल के तौर पर ट्रम्प गलत हैं। नहीं, वो अपने देश में इलीगली दाखिल हुए लोगों को पकड़ना कैसे गलत है सर? नहीं, वो सही है कि अपने देश में आप इलीगली, लेकिन जो एक लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो तो स्टेट मशीनरी है ना, तो आप उस मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए। जब तक वो मशीनरी नहीं बोलती है कि हाँ भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जो प्रोटेस्ट है इनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तब उसके बाद आप गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स भेजते हैं, तब वो समझ में आती है बात। तो आपने जंप कर दिया, उसके कमांड एंड कंट्रोल में आपने इंटरफियर किया। सर एक बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज, कुछ और खबर आई क्योंकि बिल्कुल इसमें दो चीजें मैं कहूंगा। 11 मिलियन के करीब है इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर। अगर आपको इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजना है, निकालना है, तो एक प्लान स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उस प्लान स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 4000 भेज दिए गार्ड्स और उसके बाद भेज दिए आपने 700 मरीन, और ये एक ऑटोक्रेटिक तरीके का बिहेवियर देखा जाता है पब्लिक के अंदर भी, आम आदमी। और कहां भेज रहे हैं? जैसे हमारे इधर लेबर चौक होता है, वहां पे भी एक ऐसी जगह है, वहां पे भेज के उनको पकड़ रहे हैं जो भी उनको मिल रहा है। इनमें से कुछ जो एक है वो लीगल भी है, और साथ में जो दूसरी जगह का है 9/11 स्टोर्स। तो ये एक मैसेज जो पूरा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि आपको कहीं पे भी हम पकड़ लेंगे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, उनको फटाफट डिपोर्ट करना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर 11 मिलियन को, अब भारत के अंदर 20 मिलियन बांग्लादेशीज हैं, हमें उनको भी निकालना। हम देखो कितने मेथोडिकली निकाल रहे हैं। हम धीरे धीरे दिल्ली के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर हो, हम उनको बड़े आराम से पकड़ के धीरे धीरे निकाल के। लेकिन ये अनरेस्ट बढ़ेगा इस लिहाज से, अगर ट्रंप करते हैं ये अनरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन इससे बड़ी चीज आएगी कि जो पॉपुलैरिटी है इस समय ट्रंप की, वो नीचे आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अराजकता जो है वो बढ़ेगी।